हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस हिस्ट्री। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। सम टॉपिक्स ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो आइए समझते हैं, आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। तो औरंगजेब जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर जो भी था, मुगल रूलर थे, उनके लास्ट पावरफुल राजा थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स इस्टेब्लिश देयर ओन रिलीजन किंगडम। उनकी डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद की बात है कि बहुत सारे और मुगल राजा भी आए, वहाँ पे उन्होंने अपना किंगडम स्टेब्लिश किया। Meanwhile, by the second half of the 18th century, British started emerging and a new power of the political horizon। इसके साथ साथ ही 18th सेंचुरी के हाफ में ब्रिटिश ने भी क्या कर दिया था, अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। दे केम टू इंडिया ए स्मॉल ट्रेड कंपनी। वो इंडिया आए सिर्फ एक छोटी सी स्मॉल ट्रेडिंग के लिए, छोटा सा व्यापार करने के लिए आए, बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। और धीरे धीरे वो क्या हुए, पूरे इंडिया को कंट्रोल करने वाली रूलर बन गए। हाउ वॉज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, लेट अस सी। देखो क्या कहा गया है कि सबसे लास्ट में जो मुगल एम्परर था, मुगल रूलर थे, औरंगजेब थे, उनकी डेथ के बाद में छोटे छोटे बहुत सारे और मुगल गवर्नर आए, जिन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपना स्टैब्लिश किंगडम जो था स्टैब्लिश किया। इसके साथ साथ में 18th सेंचुरी की हाफ में ही जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट किया। फर्स्ट तो वो सिर्फ आए स्मॉल ट्रेड के लिए, मतलब छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लगे पूरी इंडिया कंट्री पर। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो क्या कहा गया है। इन 16th एट द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। देखो 16th सेंचुरी की बात हो रही है। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया था, एक चार्टर मतलब घोषित किया था, जिसमें कहा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आके यहाँ पर व्यापार करेगी। थ्रू दिस चार्टर दे गोट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, मीन टू नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट की तरफ से जाके अपना व्यापार करेगी, और कोई कंपनी इंग्लैंड से दूर मतलब ईस्ट की तरफ नहीं जाएगी अपना कोई भी ट्रेड करने के लिए। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर्स इनटू न्यू लैंड अक्रॉस द ओशन, कुड बाय गुड्स एंड चीपर एंड रेट्स सेल देम इन द यूरोप हायर रेट। देखो क्या कहा उन्होंने, कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो भी कंपनी जाएगी, वो ओशन को क्रॉस करके, मतलब जब जहाँ से उसको जो सस्ता, जो चीपर गुड्स मिलेंगी, जो सस्ती चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से तो सस्ती खरीद लेंगी, और यूरोप में आके वो हाई रेट पे बेच के मुनाफा कमाएंगी। द रॉयल चार्टर हावर कुड नॉट प्रिवेंट द अदर यूरोपियन पावर। जो ये क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि भाई कोई कंपनी, वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए तो कह सकती थी, लेकिन अदर जो यूरोपियन पावर थी उन पे उनका कोई रूल नहीं था, जैसे कि फ्रेंच, डच, पुर्तगालीज फ्रॉम द एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। तो इसके साथ साथ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसके साथ साथ में फ्रेंच, डच और पुर्तगालीज भी थे, जो इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड ईस्टर्न की तरफ, ईस्टर्न में मार्केट में एंट्री कर चुके थे। देखो उन्होंने इंग्लैंड के लिए तो कह दिया था कि सोलो राइट किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ इंग्लैंड से और कोई कंपनी नहीं आएगी। लेकिन अदर जो यूरोपियन पावर थे, जैसे कि फ्रेंच, डच और पुर्तगालीज, इनको वो रोक नहीं सकते थे। उन्होंने भी ईस्टर्न मार्केट में क्या कर दिया था, अपना कदम रखना शुरू कर दिया था। बाय द टाइम ऑफ द फर्स्ट English ship sailed down the African Cape of Good Hope and across the ocean, the Portuguese had already established their base of in the Goa। देखो क्या कहा जा रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, तो उसके लिए क्या था, उनको पूरा अफ्रीकन कोप ऑफ द गुड होप क्रॉस करना था, इंडियन ओशन था उसे क्रॉस करना था। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँची, इंडिया पहुँची, तब तक जो पुर्तगालीज थे, जो वो क्या कर चुके थे, इंडियन में, गोवा में वो अपना आपको स्टैब्लिश कर चुके थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो इंडिया में जो पुर्तगालीज थे वो अपने आप को सेटअप कर चुके थे। कहाँ से, गोवा से। The fine quality of cotton, silk produced in India among of pepper, clove, cardamom and the cinnamon had the great demand in European market। देखो कॉटन की अच्छी क्वालिटी थी, सिल्क की अच्छी थी, पेपर, क्लोव्स, कैरामन एंड सिनेमन एंड द ग्रेट डिमांड। यूरोप में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इन इन्वेटेड
पुश्ड अप एंड प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। अब देखो क्या हुआ, कंपनी अब एक ही चीज़ के लिए अगर अलग अलग कंपनी आती हैं तो क्या हुआ, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ में अब देखो उन्होंने कंपटीशन तो स्टार्ट कर दिया, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जो प्राइस था वो भी हाई हो गया, लेकिन इंडियन जो थे उनको इसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। द अर्ज ऑफ द सिक्योर मार्केट देयरफॉर लेड ऑफ फील्ड बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब कंपनीज के बीच में क्या शुरू हो गई थी, बैटल शुरू हो गई थी। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू द फोर्टिफिकेशन। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे किला फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी शुरू करी, उन्होंने अपनी कंपनी सेट की, उससे रिलेटेड वहाँ पर लोग बिठाने शुरू कर दिए, उसके बाद किलाबंदी शुरू कर दी। दे ऑल्सो लेड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन विद द लोकल रूलर हु आर ऑलरेडी अगेंस्ट बाय द लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथ वहाँ के जो लोकल राजा थे उनके साथ भी क्या हुआ, उनकी जो ऑर्ग्यून होनी शुरू हो गई, और क्योंकि उनको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, जो टैक्स होता है वो प्रॉपर टैक्स नहीं मिल पा रहा था, स्टेट का टैक्स, इसलिए उनके आपस में भी जिस तरह से ना मतभेद शुरू हो चुके थे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ बंगाल प्रोविंस। इन 1655 एज फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली वेयर गुड फॉर द एक्सपोर्ट फॉर द स्टोर। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1651 में रिवर हुगली के पास किनारे पे क्या बनाई गई, एक इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई, जहाँ पर क्या करते थे वो जो भी गुड एक्सपोर्ट करना था उसको स्टोर करते थे। एज द ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी प्रेसिडेंट मर्चेंट एंड देयर ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब उन्होंने देखो पहले फैक्ट्री बना दी, मान लो ये एरिया, यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री बना दी। अब उसने कहा कि जितने भी मर्चेंट्स हैं, जो भी आसपास उससे रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड लोग हैं, वो इसके आसपास रहने लग जाए, तो उन्होंने थोड़ा और एरिया ले लिया। बाय द 1960 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ एक किला बनाना शुरू कर दिया। एंड 1698 इट ब्राइड मुगल ऑफिशियल इनटू द गिवन द कंपनी जमींदार राइट ओवर द विलेजेस। अब उन्होंने क्या किया, 1698 में उन्होंने कुछ मुगल एम्परर्स जो थे, मुगल ऑफिशियल्स थे, उनको थोड़ी सी रिश्वत दी और कुछ गाँवों की क्या ले ली, जमींदारी ले ली, भाई इन गाँवों को हम संभालेंगे। One these was the Kalikata which later knew is the city कलकत्ता and now is कोलकाता। देखो वो फर्स्ट उसे जो वो सिटी थी उसका नाम था कालिकता, उसके बाद उसे कलकत्ता कहने लगे और अब उसे कोलकाता कहते हैं। कंपनी आल्सो प्रेजेंट द मुगल एम्परर औरंगजेब इशूड अ फार्मर ग्रेटिंग द कंपनी इज राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब कंपनी ने क्या कहा, औरंगजेब जो थे उनको कहा कि भाई हम तुम्हें कोई भी ड्यूटी फ्री टैक्स, मतलब हम तुम्हें कोई टैक्स नहीं देंगे और अपना व्यापार करेंगे। तो इससे जो औरंगजेब था उसने उसकी हामी भी भर ली थी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। थॉट दिस फार्मर वाज द इशू द कंपनी बट नॉट ऑन द ऑफिशियल द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज पे ड्यूटी कॉजिंग एनमोरस लॉस ऑफ द रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब देखो क्या हुआ, औरंगजेब जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया था कि चलो ठीक है तुम कोई रेवेन्यू मत दो, तुम यहाँ रहो, लेकिन उसके साथ साथ जितने ऑफिशियल बाकी जो वर्कर्स थे या बाकी जो लोग थे उनको वो भी क्या कर रहे थे, टैक्स देने से उन्होंने भी मना कर दिया, भाई हमारी कंपनी को बोला है भाई हम भी नहीं देंगे। जिससे क्या हुआ, जो बंगाल का रेवेन्यू था, जो टैक्स मिल रहा था बंगाल को, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया, लॉस होने लगा इसमें। मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी। इसीलिए मुर्शिद कुली खान जो थे नवाब थे बंगाल के, उन्होंने क्या किया, अपोज किया, मतलब उसका विद्रोह किया, इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अभी हमने अच्छे से वर्कशीट समझी, अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन से क्या कहते हैं, हाउ द सोल राइट ऑफ द ट्रेड चार्टर बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल चार्टर जो मिला था उससे क्या बेनिफिट हो रहा था। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है, ये देखो यहाँ से लिखेंगे दिस चार्टर, आंसर नंबर 1, दिस चार्टर दे गोट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया मीन टू नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू द न्यू लैंड अक्रॉस द ओशन, कुड बाय गुड चीपर रेट एंड सेल देम इनटू यूरोपियन हाई रेट। तो यहाँ तक लिख लीजिए, अगर यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप आंसर। देखो यहाँ से लेके दिस चार्टर से लेके आप लिख देंगे, एक सेकेंड, देखो क्या हो जाएगा, दिस चार्टर से लेके आप लिख देगा ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये क्या प्रॉफिट हो रहा था कि कोई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कोई और कंपनी वहाँ पे आके व्यापार नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड का आंसर, देखो क्या है, विच आइटम फ्रॉम द इंडियन वर यूज टू द सेल यूरोपियन ट्रेड। कौन कौन से थे, कॉटन था, पेपर थे, क्लॉथ था। वाई द प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, और जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ से लिखेंगे हम आंसर नंबर 2 का, द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलोंग पेपर, क्लॉथ, कैरामोन, सिनेमन हैज़ द ग्रेट डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट कंपनी competition among the European company in British
पुश्ड एंड अप द प्राइस एंड द रिड्यूस द प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कुड द सोल राइट ऑफ एनी फील्ड इफेक्ट योर लाइफ, इलेबोरेट बाय गिविंग एग्जांपल फॉर योर लाइफ। देखो जब भी किसी चीज़ का सोल राइट मिल जाता है कि तुम वही, मान लो जब ऑप्शन ना हो, मान लो कोई शॉप है, उस एक एरिया में सिर्फ एक ही शॉप है, तो क्या होगा उसका, ये वो अपना रेट अपनी मर्जी से ले सकता है, जो सामान देना है वो कैसा भी दे सकता है ना। तो क्या होगा, सोल राइट जब ऑप्शंस नहीं होंगे तो जो एकाधिकार जिसे हम कहते हैं, सोल राइट क्या हो जाता है, सोल राइट भी एकाधिकार, एक का ही अधिकार है। तो ये क्या करता है आगे जाके, मतलब डेली लाइफ में अगर ऐसे बात करें तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अपने एग्जाम्पल के साथ आपको इसे समझाना है। तो आइए देखते हैं। देखो क्या होगा, व्हेन देयर इज ए मोनोपोली ऑफ एन एरिया देन आर राइट आर मोर लाइकली टू बी वायलेटेड। मतलब अगर किसी भी एक एरिया में किसी की मोनोपोली होती है या एकाधिकार होता है तो वो हमारे जो राइट्स है उनको क्या करता है, वायलेटेड करता है, उनको हमारे जो अधिकार है उनको छीनता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द विलेज फ्रॉम समर वेकेशंस देयर आर ओनली वन फास्ट फूड शॉप। जब मैं अपने गांव में समर वेकेशन पे जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फास्ट फूड की शॉप है। एंड द शॉपकीपर नॉट ओनली चार्ज हाई रेट, जो शॉपकीपर है वो सिर्फ हाई रेट ही नहीं लेता बट देयर क्वालिटी इज ऑल्सो बैड, जो क्वालिटी है वो भी क्या है, बैड है। एज वेल एज हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, और उसका जो बिहेवियर है वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो उसको पता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई और शॉप है नहीं, तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक रेट लेता है या माल देता है। तो इसीलिए क्या है, जो मोनोपोली होती है, जो एकाधिकार है, वो एक अच्छी बात नहीं है। तो आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।